नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को, यानी कि जीके से आपको रूबरू करवाया जाता है, आपको को यहाँ पर महारत हासिल करवाई जाती है। तो बस इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। तो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी एसएससी जीडी 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का पेपर है 18 नवंबर 2021 को शिफ्ट थर्ड में पेपर जो पूछे गए उसमें जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास देखिए कोई भी एग्जाम का पेपर होता है तो आप gkafairs25@gmail.com पे जरूर भेज दीजिए ताकि यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर 63 शिफ्ट में पेपर हुए थे एसएससी जीडी 2021 का। सारे शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे ग्रीन होते चला जाएगा तो आपको पता चलना चाहिए कि इतने पेपर डिस्कशन हो चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये 9वां शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 16, 17 और 18 का आज लास्ट शिफ्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व इस्पात संघ, इसके अनुसार कौन सा देश जो है अक्टूबर 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। तो देखिए अक्टूबर 2020 तक क्यों, अभी तक भी डेटा वही है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारत जो है, अपना प्यारा देश इंडिया जो है, वो दूसरे नंबर पे हो गया है इस्पात के उत्पादक देश में। तो इसको ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर आपको ऑफिशियल डेटा दिखाता हूँ। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, जिसका फॉर्मेशन 1967 में 10 जुलाई के दिन हुआ था और इसका हेड क्वार्टर है ब्रसल्स बेल्जियम में, यानी कि बेल्जियम के जो कैपिटल ब्रसल्स है वहीं पर जो है इसका हेड क्वार्टर लोकेटेड है। और देखिए यहाँ पर मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन 2021 और एंड 2022। तो देखिए अभी तक डेटा 2021 का ही है, जिसमें कि आप देख रहे हैं चाइना का देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घट गया है। 1064 जो है यहाँ पर को ध्यान रखना है मिलियन टन में था, लेकिन अब इसका घट के 1032 मिलियन टन हो चुका है। जबकि भारत का यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। तो 118 मिलियन टन यहाँ पर हो चुका है, जो कि सेकंड रैंक पे है। तीसरे पे जापान है, चौथे पे अमेरिका है, पाँचवें पे रसिया है। तो कम से कम 5 देश का नाम याद रख सकते हैं। अगर पाँचों का याद नहीं रख सकते हैं तो अपना प्यारा देश का जरूर रख सकते हैं कि दुनिया में दूसरा जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है स्टील प्रोडक्शन में। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः है एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाते हैं। तो देखिए एडीज मच्छरों द्वारा बहुत सारे रोग जो है फैलाए जाते हैं और ये वायरस के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो है जो कि ट्रांसमिट करता है डेंगू वायरस को, येलो फीवर वायरस को, चिकनगुनिया वायरस को एंड द जीका वायरस को। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन में जीका वायरस है। तो सिर्फ जीका ही नहीं बल्कि ये वायरस का नाम जो याद रखना है डेंगी, उसके बाद येलो फीवर, चिकनगुनिया एंड द जीका वायरस। तो 4 जो है मुख्य रोग जो कि एडिस इजिप्टी के द्वारा फैलाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सात बंधनम जो है कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ये साहित्य से संबंधित है, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। अब देखिए भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला जो बजट विभाग है वो है वित्त मंत्रालय के अधीन। तो आर्थिक मामले के मंत्रालय जो विभाग है वित्त मंत्रालय, यानी कि वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है आर्थिक मामले, वही जो है बजट को जो है प्रस्तुत करती है, तैयार करती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिभाषिक शब्द है उन प्रजातियों के लिए है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवास नहीं है। स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवास नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं। तो एक्जोटिक इसको बोलते हैं और या फिर इसको विजातीय बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि एतमाद उद दौला, ये मस्जिद है, मकबरा है, ये कहाँ पर स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगरा में स्थित है। तो आगरा में एतमाद उद दौला मकबरा स्थित है, आगरा में। क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितनी निधि यानी कि धनराशि आवंटित की गई। तो 9500 करोड़ जो है आवंटित की गई। लेकिन आपको लेटेस्ट जो है बजट याद रखना होगा। अक्टूबर 2020 में ही देखिए कंबोडिया में भारत के राजदूत कौन थे। तो देवयानी उत्तम खोबरागड़े थे। क्वेश्चन है कि यदि एन परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो यम कक्षा के लिए एन कितने होंगे। तो देखिए जनरली ध्यान रखिए KL M N, ये 4 जो है आपको याद रखना है। इसमें सेल होते हैं 2, 8, 18, 32। तो इसमें से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या यही होगा। तो ये देखिए इसमें जो है सेल हैं इतने जो है हैं, लेकिन एक ऊर्जा स्तर है। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। तो देखिए M का पूछा गया है तो ये तीसरे स्तर का ऊर्जा स्तर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब देखिए अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो बाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब था। यानी कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, ध्यान रखिएगा, बाजिद अली शाह। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो देखिए कॉफ़ी बागान को नुकसान पहुंचा सकती है तो दानों के पकने के समय वर्षा। ये सिर्फ कॉफ़ी बागान ही नहीं बल्कि आम खेतों में भी देखे होंगे कि जब फसल पकती है तो उस समय बारिश नहीं होना चाहिए, अगर होती है तो फसल को नुकसान ही पहुंचाती है। तो ये आपको कॉमन सेंस से भी सोल्व कर सकते हैं। वैसे गर्म और आर्द्र जलवायु कॉफ़ी बागानों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है और दोमट मिट्टी जिसमें ह्यूमस और आयरन तथा कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं ये भी लाभदायक होते हैं। और 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा ये जो है आपको कॉफ़ी बागानों को जो है फ़ायदा ही पहुंचाती है, लेकिन जब दाने पकते हैं उसमें बारिश नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखिए थोड़ी सी आपको हैरानी होगी कि भारत जो है आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को ही, लेकिन गोवा कब आज़ाद हुआ 1961 में। उसके लिए भी भारत को यहाँ पर ऑपरेशन विजय शुरू करना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन विजय जो है शुरू करना पड़ा। पुर्तगाली इतने आसानी से जा नहीं रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने यहाँ पर सेना में जो है तीनों को शामिल कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पुर्तगाली को खदेड़ने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और गोवा ही नहीं सिर्फ दमन और दीव को भी यहाँ पर जो है आज़ाद करवाया गया, लिबरेट करवाया गया पुर्तगाली से। और 19 दिसंबर का दिन याद रखिएगा, तो यानी कि गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को और दमन एंड दीव लिबरेशन डे भी 19 दिसंबर को ही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए उस समय जो है गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन 1987 में 30 मई 1987 को जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। संविधान में संशोधन करना पड़ा जो है 1987 में संविधान में 56वां 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। तो ध्यान रखिएगा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संविधान में 56वां जो है संविधान संशोधन किया गया 1987 में। तो इसको ध्यान रखिएगा, जिसके तहत जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा और यूनियन टेरिटरी जो है दमन और दीव को बनाया गया, तो जिसके तहत गोवा जो है 25वां राज्य बन गया। इसमें देखिए सारी जानकारी मैंने दे दी है। ऑपरेशन विजय भी ध्यान रखिएगा 1961 में जो है 19 दिसंबर को जो है लिबरेशन डे मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि एफपीआई, तो एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। विदेशी जो निवेशक होते हैं वो निष्क्रिय रूप से जो है प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां रखती है। तो एफपीआई का फुल फॉर्म ही पूछा गया है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। तो मराठा साम्राज्य ध्यान रखिएगा पहला जो है स्तंभ माना जाता है प्रचंडगढ़ का किला। तो प्रचंडगढ़ का किला मराठा का पहला स्तंभ माना जाता है। अब देखिए भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि, तो देखिए बसई की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में कहाँ का राज्यपाल बनाया गया। तो अभी भी हैं उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड को ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के राज्यपाल अभी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में निम्न में से किसने पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी। तो पहले आईएएस अधिकारी ये नोएडा के जो है डीएम हैं। तो नोएडा के डीएम सुहास यतिराज ने जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ था उसमें जो है बैडमिंटन में, ध्यान रखिएगा जो खेल है बैडमिंटन है, इसमें उन्होंने रजत पदक जीता। फाइनल में हार गए थे तो यहाँ सिल्वर मेडल इनको मिला है। क्वेश्चन है कि कौन सी टीम आईपीएल 2020 में उप विजेता रही। तो देखिए ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रख लीजिए, एक बार झलक देख लीजिए। दिल्ली कैपिटल उप विजेता थी, लेकिन 2022 में ध्यान रखिएगा कि गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर खिताब जीता था। तो गुजरात टाइटंस विजयी और उप विजेता राजस्थान रॉयल्स 2022 की आईपीएल की रही थी। क्वेश्चन है कि बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की जो झेलम नदी निकलती है उसका मुख्य स्रोत है, यानी कि झेलम नदी का उद्गम स्थान बेरीनाग जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को किस नाम से जानते हैं। तो तलकर्षण बोलते हैं इसको, तलकर्षण इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है,
यानी कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, जिसके तहत जो है गंगा डॉल्फिन, गंगा के डॉल्फिन यानी कि गंगेटिक डॉल्फिन जो है उसको जो है किस सूची में रखा गया है, तो शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1 में रखा गया है, जिसके तहत जो है फुल प्रोटेक्शन जो है दी जाती है। तो गंगेटिक डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्राप्त है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगेटिक डॉल्फिन है, और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में रखा गया है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि तेंग बोचे मठ, जो तेंग बोचे मठ है वो किस देश में या फिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तेंग बोचे मठ नेपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा नेपाल में स्थित है तेंग बोचे मठ। अब देखिए हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख जो है किस स्थान पर पाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है 40वें नंबर को भारत को, वो है धौलावीरा। तो धौलावीरा जो कि 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, तो यहीं पर जो है हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, तो धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरुधंती रॉय हैं। अरुधंती रॉय जो है लिखे हैं वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन थे इस पेपर में, मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है वीडियो को, और देखिए शेयर भी करिए वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।